हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के हिस्ट्री। ठीक है, तो दोस्तों देखने वाले हैं कि किस प्रकार से जो हिस्ट्री का जो टॉप वीवीआई क्वेश्चन है उसे हम लेकर के आए। मात्र 4 से 5 या 6 क्वेश्चन होगा और उसी में से आपका जो पूरा है वो हिस्ट्री कंप्लीट होगा। मतलब जो एमसीक्यू हम कराने वाले हैं या जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं, आपको ऑप्शन भी मिलेगा इसमें, और ऑप्शन का जो डिटेल्स जो हमारा है वो डिटेल्स डिस्कशन भी कराया जाएगा, जिसके तहत पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों पूरे यूट्यूब में ढूंढ लेना, ऐसा वीडियो नहीं मिल पाएगा। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक एक करके सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 की शुरू करते हैं। अगर चैप्टर नंबर 1 की बात करें तो 1 में सबसे जो पहला क्वेश्चन है वो है कि मारियान किस देश का रूपक है। मारियान किस देश का रूपक है। दोस्तों यहाँ रूपक की बात की जा रही है, तो अगर हम बात करें कि मारियान किस देश की रूपक है तो जर्मनी होगा, फ्रांस होगा, इटली होगा या यूरोप होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। अब इसका डिटेल्स हम लोग क्या करते हैं, पोस्टमार्टम करते हैं। अगर ऑप्शन नंबर 1 की बात करें दोस्तों, जिसे मैंने कहा जर्मेनिया, तो सबसे पहले कलर चेंज कर लेते हैं, उसके बारे में कुछ बोलते हैं तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर कौन सा कलर ले लें? हाँ चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो जर्मेनिया जर्मनी का रूपक है। जर्मनिया किसका है? जर्मनी का रूपक है। दोस्तों जर्मनिया में आप देखेंगे बलूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहनती है, जो वीरता का प्रतीक है। दोस्तों ठीक है, अब दोस्तों दूसरा बात है कि रूपक क्या होता है, तो जरा यहीं पर डिटेल्स डिस्कशन हो जाए, पोस्टमार्टम हो जाए। तो रूपक क्या है कि जब किसी अमूर्त विचार जैसे लालच, ईर्ष्या, स्वतंत्रता, मुक्ति इत्यादि को किसी व्यक्ति या वस्तु के द्वारा दर्शाया जाता है, इंगित किया जाता है, तो उसे हम रूपक कहते हैं। अब जरा इमेज भी देख लिया जाए ताकि आपके जहन में अच्छे तरीके से चले जाए। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारा क्या है, जर्मेनिया है, और ये क्या है, जो फ्रांस का रूपक है। ठीक है, ये फ्रांस का, ये जर्मनी का। ये फ्रांस का मारियान है और ये जर्मनी का क्या है, तो जर्मेनिया है। ये दोनों का रूपक है। अब यहाँ अगर जूम करके आपको दिखाएं तो जिससे कि आप देख पा रहे हैं, ये जो जर्मेनिया आप देख रहे हैं, बलूत वृक्ष का जो पत्ता है, ठीक है, ये बलूत वृक्ष का जो पत्ता है ये वीरता का प्रतीक है। मतलब बताता है कि हम लोग वीर हैं, हम लोग कम नहीं, कमजोर नहीं, हम लोग वीर हैं, वीर हैं, वीर। तो वीरता का प्रतीक है। दोस्तों तो आपसे ये भी सवाल पूछ सकता है कि बताइए कि बलूत का जो वृक्ष है ना, वो क्या बताता है, तो वीरता का प्रतीक बताता है। किस देश में? तो जर्मनी देश में। ठीक है, तो वही चीज़ लिखा है यहाँ पे। अब थोड़ा सा देख लेते हैं इसका इमेज में। जर्मेनिया चित्रकार फिलिप फेट है ना, यहाँ पे देख पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करें दोस्तों, ये थोड़ा सा इमेज मारियान का भी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से दिया हुआ है। ठीक है, अब रूपक क्या होता है भी हम आपको बता दें कि रूपक एक अमूर्त विचार है, वैसे विचार जिसको हम किसी व्यक्ति को समझाने के लिए चित्र का सहारा लेते हैं। ठीक है, चित्र का सहारा लेते हैं और उसके द्वारा हम उसे बता पाते हैं, वही है रूपक। अगला क्वेश्चन, ऐसे समाज की कल्पना जो इतना आदर्श हो कि उसका साकार होना लगभग असंभव होता है, उसे क्या कहते हैं? ऐसे समाज की कल्पना इतना आदर्श हो कि उसका साकार होना लगभग असंभव है, उसे क्या कहते हैं? दोस्तों उसे क्या कहते हैं? आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है, तो ज़रा पहले आप टिक लगा लें। ठीक है, उसके बाद हम बताएंगे। ऑप्शन नंबर 1 कल्पनादर्श, ऑप्शन नंबर बी निरंकुशवाद, ऑप्शन नंबर टी यूटोपिया, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों होगा। तो कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कल्पनादर्श भी होगा और यूटोपिया भी होगा। इसका राइट आंसर डी होगा। दोस्तों क्यों होगा? क्योंकि इंग्लिश में यूटोपिया कहते हैं और हिंदी में कल्पनादर्श कहते हैं। दोस्तों निरंकुशवाद क्या है? अगर ऑप्शन में ये दिया है तो क्या है, जरा हम ये भी समझा दें, तो जरा ये भी समझने का कोशिश करें। ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता है, उसे निरंकुशवाद कहते हैं। ऐसी ऐसी कहता है सरकार, ऐसी सरकार, मान लो ये सरकार है, चलो इमेज के द्वारा हम समझाना चाह रहे हैं। ठीक है, ऐसी सरकार या कोई शासन व्यवस्था, शासन व्यवस्था का मतलब मान लीजिए कोई देश है, कंट्री है, और उसमें राजा महाराजा मंत्री प्रधानमंत्री कोई भी शासन कर रहा है। ठीक है, वहाँ का एक व्यक्ति कोई शासन कर रहा है, ठीक है, मतलब चला रहा है देश को। तो अगर उसकी व्यवस्था ऐसी है कि उसकी व्यवस्था में कोई रोक टोक करने वाला कोई नहीं है, तो समझिए वो निरंकुशवाद है। अगर कोई सरकार, कोई व्यक्ति, कोई मंत्री, कोई राजा ऐसा है जिसको रोकने टोकने वाला कोई नहीं है, गलत करे तो रोकने वाला कोई नहीं, बोलने वाला कोई नहीं है, तो ये है निरंकुशवाद। क्या है दोस्तों? निरंकुशवाद। मतलब मान लीजिए कोई राजा है, अगर वो देश को चला रहा है, अगर उसे रोकने वाला गलत कर रहा है तो रोकने वाला, बोलने वाला कोई भी नहीं, किसी को अधिकार ही नहीं बोलने का, ये निरंकुशवाद है।
अब नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेडरिक सार्यू। फ्रेडरिक सार्यू कौन थे? तो एक फ्रांसीसी कलाकार थे। अब थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। आप जैसे कि आप देख पा रहे हैं फ्रेडरिक सार्यू की हम जो बात कर रहे थे, फ्रेडरिक सार्यू, तो फ्रेडरिक सार्यू ने देखिए एक 4 चित्रों की श्रृंखला बनाया था। यूरोप में राष्ट्रवाद का अगर पहला पेज देखिएगा तो आपको ये मिलता है। इसमें देखिए फ्रेडरिक सार्यू जो थे ये फ्रांसीसी के कलाकार थे, चित्रकार थे। कलाकार मतलब चित्रकार, ये चित्र को छापने वाले थे। इसने एक ऐसे समाज की कल्पना किया था जिसका साकार होना लगभग असंभव है, जिसे कल्पना रस कहते हैं या यूटोपिया कहते हैं। तो कल्पना रस का कॉन्सेप्ट किसने दिया था दोस्तों? तो इसी ने दिया था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है नागरिक संहिता कब बना? 1815 में, ऑप्शन नंबर ई, है ना। 20 से शुरू हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी रहे। सी 1804 में, डी 1797 में, और ई है 1830 में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। 1804 में। नागरिक संहिता को दोस्तों अन्य नामों से जाना जाता है, किस नाम से जरा बताएंगे? तो नागरिक संहिता के नाम से तो जानते हैं, इसके साथ ही साथ नेपोलियन संहिता भी इसे कहते हैं। कौन संहिता दोस्तों? नेपोलियन संहिता को नेपोलियन संहिता किस संहिता को कहते हैं? तो नागरिक संहिता को ही। 1804 की जो नागरिक संहिता है इसी को हम नेपोलियन संहिता के नाम से जानते हैं। आइए हम थोड़ा सा इसका पोस्टमार्टम कर लें, ठीक है। जरा देखें कि क्या है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं जुलाई 1830 में फ्रांस का प्रथम विद्रोह हुआ था, ठीक है। जुलाई 1830 में फ्रांस का प्रथम विद्रोह हुआ था। चूंकि ऑप्शन नंबर यहाँ ए 15, 4, 97 और 30 भी दिया है, तो अगर ऑप्शन नंबर 1830 की बात करें, 1830 की खासियत क्या है? 1830 की खासियत ये कि फ्रांस में सबसे पहला जो क्रांति हुई थी, नहीं सॉरी विद्रोह हुआ था, वो हुआ था जुलाई 1830 में। तो आपका 1830 का डेट कंप्लीट हो गया। अब दोस्तों बात करते हैं 1815 का क्या है वीवीआई महत्व। 1815 की बात करें तो नेपोलियन की हार हुई थी दोस्तों। क्या हुई थी? नेपोलियन की हार हुई थी। और इसी में एक और वीवीआई क्वेश्चन 1815 में ही वीना सम्मेलन हुआ था। कौन सम्मेलन? वीना सम्मेलन, जिसकी मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने किया था। किसने किया था? ड्यूक मेटरनिक ने किया था। तो क्या याद रहेगा आपको? 1815 में दो बातें, वीना सम्मेलन, नेपोलियन की हार। वीना सम्मेलन, नेपोलियन की हार, इसकी मेजबानी, सम्मेलन की मेजबानी किसने किया था? अगुवाई किसने किया था? मेटरनिक ने। नेक्स्ट दोस्तों आगे हम बात करें दोस्तों, कहता है कि मेटरनिक ने कहा था कि जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है और पूछा भी गया क्वेश्चन बैंक में, तो इसे जरा जहन में रखें दोस्तों। बात करें 1797 का डेट क्या है, तो नेपोलियन की इटली पर हमला। नेपोलियन में इटली ये है ना, सॉरी 1797 में नेपोलियन का इटली पर हमला, ठीक है। नेपोलियन ने इटली पर जो हमला किया था वो 1797 में किया था। ये बात को आपको समझाना चाह रहा है, कहना चाह रहा है दोस्तों। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर का, जो सारा ऑप्शन हमने बता दिया। अब बताइए, आप लोग से पूछते हैं 1815 में क्या हुआ था? आप अपने मन ही मन में बोलें, या तो अगर अकेले हैं तो रूम में तो बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो बताइए 1815 में दो डेट, पहला मैंने क्या बताया कि सर पहला है आपका नेपोलियन की हार हुआ था, और दूसरा क्या दोस्तों? नेपोलियन की हार के बाद आपका 1815 का जो दूसरा वीवीआई है वो वीना सम्मेलन। कौन सम्मेलन? वीना सम्मेलन दोस्तों। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर नेक्स्ट का 4 का। 1804 में जिसे नागरिक संहिता बना था, है ना, इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? नागरिक सबसे सॉरी आपका नेपोलियन आया भी था सबसे पहले 1804 में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं ऑप्शन डी वाला, ठीक है। 1797 की बात करें दोस्तों, 1797 में क्या हुआ था? तो नेपोलियन में इटली पर हमला, नेपोलियन का इटली पर हमला, ठीक है। और नेक्स्ट 1830 की बात करें, जो मोस्ट वीआई क्वेश्चन है वो पिछले साल में रिजर्व से पूछा गया है दोस्तों। तो जुलाई 1830 में फ्रांस में पहला विद्रोह कब हुआ था? जुलाई 1830 में। तो चलिए इसका पोस्टमार्टम कंप्लीट हो गया, और इसी पोस्टमार्टम के साथ से आपको कम से कम 7-8 क्वेश्चन तो आज जरूर करा दिए होंगे। नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, इटली का एकीकरण कब हुआ था? इटली का एकीकरण कब हुआ था? तो चलिए इटली के एकीकरण की बात कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर अगर हम बात करें 1 में, क्या 1866 से 71 में हुआ था, 1859 से 70 में हुआ था, या 1821 में हुआ था, 1834 में हुआ था? कौन सा हुआ था? इसका राइट आंसर क्या होगा तो हमें ज़रा कॉमेंट करके बताएं, अन्यथा हम आपको बता देते हैं। देखिए इटली जर्मनी दो एकीकरण आपको पूछता है एग्जाम में, तो पहले आई तब जे, ठीक है। आपको कन्फ्यूजन होगा, पहले 70 तब 71, 70 तब 71, पहले आई तब जे, ठीक है। तो अगर 70 71 दोनों दे तो आपको ध्यान देना है कि पहले आई तब जे,
इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। तो पहले आई का मतलब पहले 70 तब 71 होता है। इसका मतलब आई से इटली, तो इटली 70 में, जैसे जर्मनी तो हो गया 1871 में। बात खत्म, कहानी खत्म, आपके दिमाग में घुस गया होगा। अब इसी प्रकार से यहाँ भी समझते हैं। पहले 66 यहाँ पे आप देख रहे हैं 59, तो दोनों में सबसे पहले 59 आएगा तब 66 आएगा। तो यहाँ भी लॉजिक लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये आप डेट को कंप्लीट ध्यान से देखो। 1866 की बात करें तो शुरुआत हुई थी, ये पूरा हुआ था। ये 59 शुरुआत हुआ था और ये पूरा हुआ था। अगर पूछे इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ तो 70, बोला कब शुरू हुआ था 1859। इस बात को भी ध्यान रखना है बहुत ही अच्छे तरीके से। अब दोस्तों इसका ज़रा सा पोस्टमार्टम कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं 1821 क्या है। तो आप जानते हैं 1821 का बहुत ही जो यूनानियों का स्वतंत्रता संघर्ष है ये प्रारंभ हुआ था। 1834 की बात करते हैं शुल्क संघ जलवारायन की स्थापना हुई थी। अब देखिए दोस्तों आपको यहाँ पर दिया गया है कि जर्मनी के कारण कब हुआ था दोस्तों 1866 से 71, ठीक है, जर्मनी का। और जैसे कि यहाँ पर हम ऑप्शन नंबर आंसर पहले लिख के रखे हैं 59 से 70 इटली का एकीकरण, ठीक है। अब थोड़ा सा इसका और डिटेल्स जानकारी देख लेते हैं। यूनानी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष प्रारंभ कब हुआ था 1821 में। कब हुआ था 1821 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन, परसा की पहल पर शुल्क संघ जलवारायन की स्थापना 1834 में हुई थी। अब जरा 34 आए हैं तो दो कम 32 होता है, जरा इसे भी ध्यान रख लेते हैं। कुस्तुनतुनिया की संधि कब हुई थी, जिसमें है ना, तो 1832 को कुस्तुनतुनिया की संधि हुई थी, जिसमें यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी। किसे, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दिया था कि आप आज़ाद देश हैं, इसकी मान्यता भी मिली थी। अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आगे बढ़ते हैं। किसने कहा था ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई है। किसने कहा था दोस्तों, तो आप बताएंगे आप। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। जोसेपी मैसिनी ने कहा था, रूसो नहीं कहा था, कार्ल मार्क्स नहीं कहा था, इनमें से कोई नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका जो जे है, जोसेपी मैसिनी, ठीक है। अब जरा इसका पोस्टमार्टम हो जाए। ये कहता है इसका जन्म अर्थात जोसेपी मैसिनी का जन्म 1807 में जेनेवा में हुआ था। कहाँ हुआ था, 1807 में जेनेवा में हुआ था। ये कौन थे, तो इटली के क्रांतिकारी थे। कौन थे, इटली के क्रांतिकारी थे। इसने यंग इटली और यंग यूरोप दो गुप्त संगठन भी बनाया था। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये है जोसेपी मैसिनी साहब, इसे देख पा रहे हैं, ये जोसेपी मैसिनी साहब, ठीक है। यंग यूरोप की स्थापना के समय आप देख पा रहे हैं। और कब हुआ था, तो यहाँ 1833 में भी आप बता सकते हैं, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर किधर, तो क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं दोस्तों 6 की ओर। इटली के आंदोलन के नेता कौन थे। इटली के आंदोलन के नेता कौन थे। कावूर थे, विक्टर एमुअल द्वितीय थे, ला टालिया थे, ऑटो ऑन बिस्मार्क थे, गैरीबॉल्डी थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर आपको हम बता रहे हैं। यहाँ बोला जा रहा है आंदोलन, तो आंदोलन होगा कावूर, ठीक है। आंदोलन क्या कौन होगा, कावूर होगा, आंदोलन की बात कर रहा है। अब थोड़ा सा इसका डिटेल्स हम बात कर लेते हैं। इसके ऑप्शन जो दिए हैं, गैरीबॉल्डी कौन थे, तो गैरीबॉल्डी इटली के स्वतंत्रता सेनानी थे। ला टालिया कौन थे, तो विक्टर एमेनुअल की पत्नी का नाम ला टालिया था। सार्डिनिया पिडमेंट के शासक विक्टर एमेनुअल द्वितीय थे, ठीक है। और जर्मनी का प्रमुख मंत्री ऑटो ऑन बिस्मार्क थे। तो यहाँ पर आपका सारा ऑप्शन का हम डिटेल्स बता दिए कि बिस्मार्क कौन था। जर्मनी का प्रमुख मंत्री ऑटोमान बिस्मार्क था। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये है ऑटोमान बिस्मार्क साहब जी, ढूंढ रहे हैं हाथ से कुछ। और नेक्स्ट है गैरीबॉल्डी, जो ये है गैरीबॉल्डी, कटप्पा की तरह दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये जूता साफ कर रहा है। विक्टर एमुअल द्वितीय ये राजा है और इसका जूता साफ कर रहा है, ये है गैरीबॉल्डी, ठीक है। अब बातें दोस्तों कि जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये है हमारा जर्मन के संसद को क्या कहते हैं, राइख स्टैग कहते हैं। ये भी जरा सा देख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया दोस्तों। अब चूंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए हम लोग चैप्टर नंबर 2 नेक्स्ट डे में मिलते हैं। तो कैसा लगा हमारा ये वीडियो आप हमें कमेंट करके बताएं। कैसा लगा हमारा ये क्वेश्चन पढ़ाने का तरीका, है ना। तो ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि अगर हमारे वीडियो में अधिक व्यूज़ आएगा, लोग अधिक देखेंगे, तभी हम वीडियो बनाने में थोड़ा सा पसंद आएगा और मज़ा आएगा। अन्यथा हम वीडियो क्यों बनाएं, 10 लोग और 2 लोग और 4 लोग के लिए इतना मेहनत क्यों करें। क्योंकि आप जानते हैं कि
एक वीडियो बनाने के लिए हमें कितना मेहनत करना पड़ता है जरा आप सोच भी नहीं सकते हैं। सबसे पहले टाइपिंग करना पड़ता है, ठीक है, और टाइपिंग के साथ साथ सोचना पड़ता है कि कौन सा क्वेश्चन कौन सा ऑप्शन कहाँ पर दें जो लॉजिक बैठ जाए, ठीक है, इसमें दिमाग खर्चा करते हैं। तो अगर देखा जाए मिला जुला करके तो एक वीडियो को बनाने में कम से कम 2 घंटा आराम से लग जाते हैं। तो 2 घंटा जो हम आपके लिए बर्बाद करेंगे वो 2 घंटा किसी और क्षेत्र में बर्बाद करेंगे तो शायद हम आसानी से 10-20 हज़ार कमा सकते हैं। तो दोस्तों आपको करना कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपको कंटेंट फ्री में फ्री मिल रहा है, इसलिए अपने दोस्तों को रिसेरी शेयर करना है और उसे भी मोटिवेट करना है कि पढ़ने के लिए, क्योंकि सोशल साइंस के लिए इससे बेटर आपको कोई प्लेटफॉर्म, इससे बेटर आपको कोई चैनल नहीं मिल सकता है। आपको बहुत सारे चैनल मिलेंगे जो बहुत सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ाते होंगे और कंटेंट ला के देते होंगे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि कोई ख़राब पढ़ाते हैं, यूट्यूब पे जितने भी हैं आपको जो अच्छा लगे वो पढ़ सकते हैं, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको जो कंटेंट स्पेशलिस्ट जो मैं आपको दे रहा हूँ उस प्रकार से स्पेशलिस्ट आपको कोई चैनल नहीं मिलने वाला है, वो भी सोशल साइंस के लिए दोस्तों। तो इसीलिए इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, चाहे फेसबुक हो, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जहाँ मन करे वहाँ पे अधिक से अधिक शेयर कर डालो, और अधिक से अधिक लोग जब देखेंगे तो आप लोग को लाइव क्लास भी देने की कोशिश करेंगे। अगर 100 लोग कमेंट कर दिए कि भैया हमें लाइव क्लास करना है, 100 लोग और कमेंट करिए लाइव क्लास करना है, तो एकदम कंप्लीट आपको लाइव क्लास मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। और आपको सोशल साइंस में गारंटी दिलाते हैं कि कम से कम आप चाहेंगे तो 99% आप आराम से ला सकते हैं। अगर आपको प्रैक्टिकल में नंबर नहीं काटाना, ठीक है, तो 99% आपका रिजल्ट हो जाएगा। सोशल साइंस में आप 100 में 100 ला सकते हैं, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए मिलते हैं, धन्यवाद।